सो लेट अस स्टार्ट सीरीज सेकेंड। और जो आज आप नए हैं, ठीक है, सो प्लीज़ सीरीज नंबर 1 देख लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू योर 2 नंबर्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि भाई एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.80 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। ठीक है, सो एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 0.80 ओम है। ठीक है, वो करंट क्या कर सकता है, 1 एम्पियर को मेजर कर सकता है। ठीक है, सो इसमें जी फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू एनेबल द एमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर। मतलब कि भाई आपको उस शंट का मतलब आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस पता करना है जो एमीटर की जो करंट है, मतलब एमीटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो, अप टू 5 एम्पियर तक वो मेजर कर सके। ओके, अब हम चलते हैं आंसर पर। आंसर शंट में आपको क्या निकालना है, ठीक है, एस इज इक्वल टू आर ए आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ठीक है, सो ये आपका कॉन्सेप्ट है गैल्वेनोमीटर का कि भाई जब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वहां पे शंट की वैल्यू निकल के आती है। सो नॉर्मली ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे आपका एमीटर का रेजिस्टेंस है 0.80, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। ठीक, मेजर अप टू 1 एम्पियर। ठीक, सो यहाँ पर आपका जो एमीटर का जो रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं 1.0 आई माइनस आई जी। अब मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, 5 एम्पियर। ठीक है, तो 5 एम्पियर माइनस 1। सो कैलकुलेशन करने पे आपका जो वैल्यू है वो आपका जाएगा 0.2 ओम के आसपास। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट। ओके, सो कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, 1/R 1/RA प्लस 1/S। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे जब भी आप गैल्वेनोमीटर को क्या काम करते हैं, एक शंट के साथ, ठीक है, लगाने का काम करते हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा। ओके, सो 1 डिवाइडेड बाई 0.8 प्लस 1.0.2, सो कैलकुलेशन करके 0.16, ठीक है, ओम आ जाएगा। ओके, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। एन EM waves, electromagnetic wave is traveling in a medium with velocity v is equivalent to vi cap. ओके, सो एक्स एक्सिस में क्या काम कर रही है, ये जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है आई कैप। आई कैप का मतलब ही आपका यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेव मूव कर रही है। ओके, सो ड्रॉ अ स्केच शोइंग द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी डायरेक्शन में क्या काम कर रही है, मूव कर रही है, सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती हैं, प्लस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन है उसके भी ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में दिया गया है। ठीक है, सो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप यहाँ पे आंसर में देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और प्लस प्रोपोगेशन के भी क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं। ओके, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे आप या तो y या z एक्सिस ले सकते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड को आप z और y, यानी दोनों में से एक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप y ले रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड z होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड z है तो मैग्नेटिक फील्ड आप क्या लोगे, y लोगे। ओके, सो इसी के ही सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, हाउ आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सो जो इसका जो मैग्नीट्यूड है यहां से लेके यहां तक, इसको हम ई नॉट से प्रेजेंट करते हैं और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे हम क्या काम करते हैं, बी नॉट से प्रेजेंट करते हैं। सो इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट हो जाता है। ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्विवेलेंट टू सी, सी मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ फोटोडायोड। ओके, सो फोटोडायोड का आपको, ठीक है, सर्किट डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, राइट ब्रीफली हाउ इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि भाई जो भी आपके जो डायग्राम्स हैं वो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पर जो डायग्राम है वो आपका फोटोडायोड का है। ठीक है, और यहाँ पर एक एनर्जी एच न्यू क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ओके,
सो एक साइड आपका पी साइड सेमीकंडक्टर है और एक आपका एन साइड। अब इसकी खास बात क्या है कि भाई इसको हम क्या काम करते हैं, रिवर्स बायस में लगाने का काम करते हैं। ओके, रिवर्स बायस मीन्स भाई पी को हमने क्या काम किया, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एन को हमने किससे जोड़ दिया है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल से। ओके, सो ये फोटोडायोड हमेशा ध्यान रखना रिवर्स बायस में क्या होता है, जोड़ा जाता है। ओके, अब इसकी वर्किंग देखते हैं और प्लस इसके जो ऑप्टिकल जो सिग्नल्स हैं किस प्रकार से डिटेक्ट करता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब देखिए वर्किंग समझते हैं। व्हेन अ फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशंस फोटॉन्स विथ एनर्जी h nu, यानी अब ये जो आपका जो फोटोन है, मतलब जो एनर्जी है वो h nu इसके ऊपर क्या होती है, इंसिडेंट होती है। ठीक है, अब एनर्जी के हिसाब से ग्रेटर देन द एनर्जी गैप Eg ऑफ सेमीकंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, सो जब यहाँ पर इस फोटॉन्स को ये क्या काम करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स क्या होते हैं, जनरेट होने लग जाते हैं। सो द जंक्शन फील्ड सेल्स द इलेक्ट्रॉन टू एन साइड। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद है यहाँ पर वो एन साइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, एंड होल्स टू पी साइड टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ। ओके, सो यहाँ से जो होल्स हैं वो पी साइड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक ईएमएफ क्या होगा, क्रिएट होने लग जाएगा। हैंस करंट फ्लोस थ्रू द लोड व्हेन कनेक्टेड। ओके, सो ये लोड रहा है और यहाँ से अब करंट क्या होगा, फ्लो लग जाएगा। सो इट इज इजियर टू ऑब्जर्व द चेंज इन करंट। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि भाई ऑब्जर्व द चेंज इन करंट, तो चेंज इन करंट विथ चेंज इन द रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक है, यानी जो एच न्यू आ रहा है एनर्जी का, सो इसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई करंट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इफ अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड। अब द फोटोडायोड कैन बी यूज्ड टू फोटो डिटेक्ट टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, फोटोडायोड का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज अ डिटेक्टर टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, mention the important considerations required while fabricating a PN junction diode to be used as light emitting diode। LED की तरह आपको क्या करना है, इसका यूज करना है किसका, PN junction diode का। सो आपने क्या क्या मतलब इसके अंदर considerations आपने करनी है। What should be the order of band gap of LED if it is required to emit light in a visible range। ठीक है, सो बैंड गैप का ऑर्डर भी आपको बताना है यहाँ पे। तो फर्स्ट कंसिडरेशन क्या है कि भाई इट इज हेविली डुप्ड पीएन जंक्शन, यानी जो पीएन जंक्शन डायोड है वो हेविली डुप्ड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एलईडीज आर वेरी लो। ठीक है, सो जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो भी आपका क्या होना चाहिए, बहुत लेस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बैंड गैप के बारे में पूछ रहे हैं। सो जो सेमीकंडक्टर्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, एलईडी को बनाने के लिए, द सेमीकंडक्टर यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल एलईडीज मस्ट हैव एटलीस्ट बैंड गैप ऑफ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मस्ट एटलीस्ट हैव अ बैंड गैप ऑफ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इनका जो बैंड गैप है वो कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है आपका न्यूमेरिकल। अब आप ऑब्वियसली सी बात है, एक कॉपी और पेन उठा लीजिए। ठीक है, और जो भी टर्म्स हैं वो पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करने का यही एक तरीका है कि जो भी टर्म्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, उसे आप क्या काम करें, नोटबुक पे लिख लीजिए। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटर या कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ V वोल्ट्स। ठीक है, एक कैपेसिटर आपने लिया, अननोन कैपेसिटेंस है, मतलब आपको उसका कैपेसिटेंस नहीं पता, उसको आपने क्या काम किया, V वोल्ट पे आपने लगा दिया। द चार्ज स्टोर्ड इन इट 360 माइक्रोकुलम। ठीक है, उसके अंदर जो चार्ज जो स्टोर है वो 360 माइक्रोकुलम है। व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। ठीक है, सो जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कितना, 120 वोल्ट, और जो चार्ज स्टोर है वो बिकम्स 120 माइक्रोकुलम। ओके, सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द पोटेंशियल V एंड अननोन कैपेसिटेंस C। ठीक है, पोटेंशियल V आपको निकालना है और अननोन कैपेसिटेंस आपको क्या करना है, C निकालना है। उसके बाद जो सेकेंड है, व्हाट विल द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। ठीक है, आपने चार्ज स्टोर भी निकालना है कैपेसिटर के अंदर। अगर हमने
वोल्टेज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, कितना 120 वोल्ट से। ओके, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। अब देखिए, अब सपोज बाय द वे आपने क्या काम किया, सी कैपेसिटेंस आपने लिया कैपेसिटर का, वी पोटेंशियल लगाया, तो उसके अंदर जो चार्ज स्टोर था Q इक्वल टू सी वी, टोटल चार्ज कितना स्टोर था 360 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। ओके, सो जो Q डैश है वो कितना हो जाएगा, सी वी माइनस 120, दैट इज 120 माइक्रोकूलम। ओके, सो ऑब्वियसली से आता v माइनस 120, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे आपने क्या काम किया, डिक्रीज किया। सो 360 डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू कितना जाएगा 3। सो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे 180 वोल्ट हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे जो C है, मतलब जो कैपेसिटर है Q बाई वी, सो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा आपका 2 माइक्रो फेरेड आ जाएगा। ओके, अब आपने क्या काम किया है कि भाई जो पोटेंशियल है उसे आपने 120 वोल्ट आपने इंक्रीज किया है। सो चार्ज भी ऑब्वियसली सी बात है क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही है कि भाई इसका जो प्रिंसिपल वो ये स्टेट करता है कि भाई जितना आप पोटेंशियल देते जा रहे हो उसका चार्ज उतना ही क्या होगा, स्टोर होता जाएगा, या जितना चार्ज उसका स्टोर हो रहा है उसका पोटेंशियल ऑब्वियसली सी बात है उतना ही बढ़ेगा। तो आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो चार्ज भी बढ़ेगा। सो Q डबल डैश सी वी प्लस 120, ठीक है। सो कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फेरेड आया है और V आपका 180 प्लस 120, सो कैलकुलेट करके यहाँ पर 600 माइक्रोकूलम। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल आपका बेस्ड है गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग। ओके, सो यहाँ पर आपको एक होलो सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है, सिलिंड्रिकल बॉक्स, ठीक, is placed in a 3-dimensional coordinate system as shown in figure. The electric field in the region is given by, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया 50 x i कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग है। ओके, जहां पर E की वैल्यू है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और x आपका मीटर में है। आपको क्या करना है, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, आपको इस नेट फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना कि जो नेट फ्लक्स है इसमें जो x एक्सिस के लॉन्ग है ये वाला, ठीक है, इन कंपोनेंट्स को आप लोगे, एक बार आप राइट हैंड साइड को लोगे और एक आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड के कंपोनेंट्स को आप लोगे। ओके, बाकी कंपोनेंट्स को आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काउंट होगा, ठीक है। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, ठीक है, सिमिलर डायरेक्शन में होंगे, और एक बार जो एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये ऑपोजिट होंगे, तो वहां पे आपकी cos 180 की वैल्यू लग जाएगी। ओके, सो एक बार आंसर की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 0, जो कर्व्ड पार्ट है जो इसे मैंने आपसे कहा था 0 है। मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट फेस, लेफ्ट साइड के बारे में बात करें तो E इक्वल टू 15:1, ठीक है, तो 50 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। सो फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस, सो फाई एल इक्वल टू E S cos थीटा, ठीक है। अब लेफ्ट फेस में क्या है, ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसलिए क्या है cos 180, और इसका जो एरिया है वो आपका दिया हुआ है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे आप मीटर में कन्वर्ट करें। अब कैलकुलेट करने पे इसका माइनस में आ रहा है -1250 इंटू 10⁻⁴। ओके, ऐसे ही सिमिलर ये आपका लेफ्ट फेस का है। अब हम क्या काम करेंगे, राइट हैंड फेस का डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट फेस, सो राइट फेस का कितना दिया हुआ है 100 इंटू 25 10⁻⁴, ठीक है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E 50 इंटू 2 100। अब यहाँ पे फाई 100 इंटू 25, ओके, सो कैलकुलेट करके आ जाएगा। सो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई एल प्लस फाई आर। सो ये तो पॉजिटिव में आया था और ये आपका नेगेटिव में, कैलकुलेट करके, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो आपका इतनी आ जाएगी। ओके, समझ रहे हो बात को। अब सेकेंड पार्ट में टोटल चार्ज एनक्लोज पूछा गया, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे। सो टोटल चार्ज Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई E, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्लेसअप कर देना, ठीक है। वैसे तो खैर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट एक बार फिर भी याद कर लेना चाहिए। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, सो इसको आप इसमें भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपने पिको कूलम में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं।
सो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन अ टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 3.27 MeV। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है। ऑल्दो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कंजर्व्ड येट एनर्जी इज रिलीज्ड, हाउ, एक्सप्लेन। ठीक है, अब अगर आप न्यूक्लियॉन्स को देखें तो कंजर्व्ड है। ठीक है, मतलब RHS और LHS के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए, इक्वलेंट है, फिर भी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि भी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सिंस द टोटल इनिशियल मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑन लेफ्ट साइड ऑफ रिएक्शन is greater than total final mass of nucleus on the right hand side, so this difference of mass appears as energy released। ठीक है, सो यहाँ पर इसका जो मास है, अगर आप मास निकालेंगे, ठीक है, और इसका जो मास निकालोगे वहां पे कहीं ना कहीं क्या हो रही है, डिफरेंस आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। ठीक है, सो इस डिफेक्ट की वजह से ही मास क्या हो रही है, या यूं कहो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इन अ गिवन न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर A, यानी जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो दिए गए न्यूक्लियस में उसके मास नंबर से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, सो सॉल्यूशन पे चलते हैं। लेट A बी द मास नंबर एंड R बी द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस। A मास नंबर है और R इसका क्या है, रेडियस है। इफ M इज द एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन, ओके, सो माना कि M जो है आपका एवरेज मास है, सो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, M इंटू A। तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई R क्यूब, सो 4/3, ठीक है, R0 A⁻⁴ 1/3 और इसका क्यूब हो गया। सो कैलकुलेशन करके आपका ये आ जाएगा। गॉट इट। सो अब न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, रो न्यू, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सो यहाँ पर M है और जो वॉल्यूम आया है वो ये रहा आपका। ठीक है, सो कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है, 3m/4 पाई R क्यूब। तो यही आपने क्या काम करना है, शो करना है। ओके, मतलब इसके अंदर A मौजूद नहीं है, ठीक है, मास नंबर मौजूद नहीं है। सो अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, गिव रीजंस। ठीक है, सो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर पे हम इसे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते वो देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, सो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के, बट इट इज नॉट ऑब्जर्व। ठीक है, अगर हम एक्सपेरिमेंटली करके देखें, ऑल्सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन शुड नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, बट इट इज नॉट सो। ओके, अब हम सेकेंड पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन शुड टेक प्लेस एट ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, अगर हम देखें कि भाई इलेक्ट्रॉन इमिशन है वो हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस पे इमिट होना चाहिए, यानी दैट इज there should not exist a threshold frequency. This fact contradicts experimental observation. फिर यहाँ पर वही आपका experimental, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता ही करता है। ठीक है, और ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता ही करता है। ठीक है, अब थर्ड ये है, देयर शुड बी अ टाइम लैग इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, बट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। कुछ टाइम लैग होना चाहिए, बट जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो एक क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं। राइट द बेसिक फीचर्स ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सप्लेन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, इक्वेशन इज बेस्ड। ओके, सो यहाँ पर जो एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, या आप कह सकते हैं कि आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, कुछ एक्सप्लेनेशंस आपने देने का काम करना है। ठीक है, कुछ बेसिक फीचर्स आपने लिखने हैं। ठीक है, सो इस पिक्चर के हिसाब से क्या कह रहा है, ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन हैज एनर्जी h²। अब यहाँ से जो एनर्जी आ रही है, आप देख सकते हैं रेडिएशन आ रहा है, इसकी एनर्जी h² है। क्या है, h²। h यहाँ पे प्लैंक कॉन्स्टेंट, न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। Okay. अब in photoelectric effect the electron in a metal absorbs this quantum of
एनर्जी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस एनर्जी को ये क्या काम कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, एन इंसिडेंट फोटोन हैविंग एनर्जी h nu इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल हैविंग वर्क फंक्शन। अब देखिए, अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या काम किया, इस एनर्जी को क्या काम किया, गेन किया, और एनर्जी इतनी भी होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सके, सरफेस पे ला सके। ओके, तो ऑब्वियसली सी बात है, ये आपका क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है, फाई नॉट। ओके, सो इस हिसाब से यहां पर, ठीक है, सो एनर्जी एब्जॉर्ब और यहां पर वर्क फंक्शन का यहां पे क्या है, एक्सप्लेनेशन दिया गया। अब देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया है, ठीक है, इसको हम क्या काम करेंगे, दो चीजों में यूज करेंगे। ठीक है, एक तो है आपका टू क्रॉस द सरफेस बैरियर। सरफेस बैरियर का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर जो मौजूद प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बाइंड अप करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, इतनी एनर्जी ले आए हम लोग कि भाई इसके सरफेस तक आ गया। ठीक है, बट सरफेस पे आ गया, बट हमें क्या काम करना है, इसे ऊपर ले जाना है। तो हम क्या काम करेंगे, इतनी भी इसके अंदर वेलोसिटी देंगे कि भाई ये सरफेस को छोड़ के चला जाए। ठीक है, सो गिव अ वेलोसिटी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो जो एनर्जी यूज हुई है वो हमने दो तरीके से यूज किए, एक यहाँ पर उसके सरफेस तक लाना, यानी सरफेस बैरियर से बाहर तक आना, उसके बाद फिर इसे वो देना, क्या कहते हैं, वेलोसिटी देना। ओके, सो आज यहीं पे हम क्या करते हैं, वीडियो को बाइंड अप करते हैं, और नो डाउट पहले की तरह आप इसको आप पीडीएफ फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर। ठीक है, सो प्लीज़ डाउनलोड दिस पीडीएफ एक्सट्रीमली फ्री। ओके।